नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने को कहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% के करीब हुई। रक्षा खरीद परिषद ने वायुसेना के लिए 106 बुनियादी प्रशिक्षु विमानों सहित 87 अरब 22 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी। जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन और रूस कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी वैक्सीन दी गई। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवली निगम के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और उनका डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना तथा नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार यदि संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान संबंधित राज्यों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। कर्नाटक सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इससे पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा होम क्वारंटीन होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट नीति को सफलतापूर्वक लागू करने, नमूनों की तेजी से कोविड जांच और गंभीर रोगियों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। मृत्यु दर 2% से कम पर आ गई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 47,700 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 15,83,000 से अधिक हो गई है।
15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स परिश्रम से, लगन से कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस समय कुल संक्रमित रोगियों में लगभग 28% का इलाज चल रहा है। इनकी संख्या लगभग 6,40,000 है। स्वस्थ होने की दर में निरंतर और टिकाऊ वृद्धि के साथ कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या और कोरोना मरीजों की संख्या के बीच अंतर 9.5 लाख से अधिक हो गया है। स्वस्थ होने के प्रतिशत और कोविड मरीजों के प्रतिशत के बीच अंतर भी रोजाना बढ़ रहा है। अस्पतालों में संशोधित और प्रभावी क्लिनिकल उपचार, मरीजों को तत्काल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की समन्वित सेवाओं और समय से उपचार पर देने के फलस्वरूप कोविड-19 मरीजों के प्रभावी और त्रुटिहीन प्रबंधन में मदद मिली है। इन उपायों पर ध्यान देने से कोविड-19 मृत्यु दर वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। देश में एक दिन में 53,601 रोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 22,68,675 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक कोविड-19 से 45,257 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सरकार के समर्थन से तैयार किए गए इस ऐप ने शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। विश्व में कोविड-19 की निगरानी के लिए बनाए गए ऐप के डाउनलोड मामले में आरोग्य सेतु के बाद तुर्की का पेंडेमिक आइसोलेशन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट दूसरे और जर्मनी का कोरोना वॉर ऐप तीसरे स्थान पर है। ऐप के डाउनलोड की ये संख्या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ली गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की कल बैठक होगी। इसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट में बताया गया है कि ये समिति राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सभी जिलों में अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में श्री ठाकरे ने कहा कि मृत्यु दर कम करने और घातक संक्रमण की चेन को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र 5,25,000 से अधिक कोविड संक्रमित और 18,000 से अधिक लोगों की मृत्यु के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान श्री ठाकरे ने बताया कि राज्य में वेंटिलेटर और अन्य सुविधाओं से लैस 3.5 लाख बेड्स उपलब्ध हैं, जो कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने गैर पेशेवर पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं करने की अपनी मांग फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य कोरोना वायरस से जुड़े मृत्यु दर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी बीच कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुप्रतिष्ठित दही हांडी उत्सव, जो मुंबई में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, वह इस साल आयोजित नहीं किया जाएगा। ठाणे में शिवसेना के
विधायक प्रताप सरनाइक और घाटकोपर में भाजपा नेता राम कदम समेत कल होने वाले अधिकांश दही हांडी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये संगठन अब आरोग्य उत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर और राज्य भर में रक्त और प्लाज्मा दान शिविर आयोजित किए जाएंगे। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 6 शहरों में L2 और L3 श्रेणी के कोरोना मरीजों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। उन्होंने कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निगरानी के साथ ही प्रभावी संपर्क और लोगों के घर घर जाकर सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर जिलों में कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के विशेष आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो लखनऊ के KGMU में बन रहे विशेष कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करके इसे अगस्त महीने के अंत तक शुरू कराएं। 319 बिस्तरों वाला ये विशेष कोविड अस्पताल जब शुरू हो जाएगा तो ये गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में हाल ही में शुरू हुए 400 बिस्तरों वाले अस्पताल के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विशेष कोविड अस्पताल बन जाएगा। इस बीच राज्य की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा 831 नए कोविड संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। शहर में इस समय कोविड के 6,743 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में कल 5,130 कोविड के नए मामले सामने आए हैं और इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या 48,998 है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 276 नए मरीजों का पता चला। इस दौरान इस महामारी से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। प्रदेश में फिलहाल 2,277 मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पुद्दुचेरी में कोविड-19 के 241, कराईकल में 30 और यानम में 5 नए मामले सामने आए हैं। 172 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में पुद्दुचेरी में 1053, कराईकल में 161, यानम में 114 और माही में 3 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। अन्य 946 पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में हैं। इस वायरस से अब तक 5,900 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,532 लोग ठीक हो चुके हैं। 91 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और एक्टिव मामलों की संख्या 2,277 है। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए धनराशि दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत में श्री पलनीसामी ने ये धनराशि और सामग्री दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निरंतर किए गए प्रयासों से स्थिति पर काबू पाने में सहायता मिली है। इस बीच राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई है। आज 5,800 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि लोगों को अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किताबें पढ़ने के साथ साथ संगीत की गतिविधियों से भी जुड़ना चाहिए। डॉक्टर मेहरोत्रा ने कहा कि लोगों को कोविड-19 के बारे में भ्रामक खबरों से घबराना नहीं चाहिए। हम अपने आप को ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं उसमें एंगेज करें, जैसे राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिव आर्ट्स सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इस तरीके की चीजें, दीज ऑल क्वालिफाई एज पॉजिटिव एडिक्शन। म्यूजिक, ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं। हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करें, बात करें लोगों से, सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करें, खासतौर से न्यूज रिलेटेड टू कोविड-19। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। रूस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है। ये घोषणा आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में की, जिसे टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुत्री पर इस टीके का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है।
विश्व भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ मानव उपयोग के लिए टीका विकसित करने के प्रयास बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। वर्तमान में 160 से अधिक कंपनियां टीका विकसित करने के प्रयास कर रही हैं, जो विभिन्न चरणों में से हैं। इनमें से 27 कंपनियों के टीके मानव पर प्रयोग के चरण में हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दौड़ में सबसे अग्रणी कंपनियों में शामिल है। रूस आज दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कोरोना वायरस के लिए स्वयं के टीके का शुभारंभ किया है। रूस में फिलहाल कोविड-19 का टीका बनाने की दौड़ में 2 कंपनियां हैं। उम्मीद है कि रूस शीघ्र ही टीका उत्पादन शुरू करेगा। उसने देशव्यापी टीका अभियान के लिए व्यापक योजना तैयार कर ली है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने को कहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% के करीब हुई। रक्षा खरीद परिषद ने वायुसेना के लिए 106 बुनियादी प्रशिक्षु विमानों सहित 87 अरब 22 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी। जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन। और रूस कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी वैक्सीन दी गई। रक्षा खरीद परिषद ने 8,722 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। ये फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश में उत्पादन कर सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की बैठक में लिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का विकास सफलतापूर्वक कर लिया है और प्रमाणन प्रक्रिया जारी है। इसलिए परिषद ने इस कंपनी से ये विमान खरीदने की मंजूरी दी है। इससे वायुसेना की मौलिक प्रशिक्षण की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। प्रमाणन के बाद शुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 70 विमान खरीदे जाएंगे। शेष 36 की खरीद बाद में की जाएगी। रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना की क्षमता में सुधार के लिए BHEL से सुपर रैपिड गन माउंट के उन्नत संस्करण की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इसके उन्नत संस्करण ने मिसाइलों और तेजी से हमला करने वाले विमानों जैसे तेज पैंतरेबाजी लक्ष्यों के खिलाफ प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ाया है। इसके अलावा परिषद ने भारतीय सेना के लिए गोला बारूद के 125 मिलीलीटर कवच भेदी फिन स्टेबिलाइज्ड डिस्कार्डिंग रोबोट गोला बारूद की खरीद को मंजूरी दे दी है। खरीदे जाने वाले गोला बारूद में 70% स्वदेशी सामग्री होगी। खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार बहुत जल्द खनन क्षेत्र में उद्योग जगत के अनुकूल सुधार करेगी। श्री जोशी ने वेबिनार में निवेशकों, अन्वेषकों और खनिकों से कहा कि वे भारतीय खनन क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन, वन्य और पर्यावरण संबंधी मंजूरी जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा और एक निश्चित अवधि में कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। श्री जोशी ने यह भी बताया कि खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए 500 खनन खंड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र आय और रोजगार के अवसरों का सृजन करने तथा देश को मजबूत बनाने में सक्षम है। श्री जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4,10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया और लगभग 1,10,00,000 लोगों को रोजगार दिया। जून में देश के औद्योगिक उत्पादन में 16.6% की गिरावट दर्ज हुई। प्रमुख रूप से विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादन गिरने के कारण औद्योगिक उत्पादन में यह गिरावट आई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़े आज जारी आंकड़े के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन 17.1% कम हुए, जबकि खनन क्षेत्र का उत्पादन 19.8% गिर गया। बिजली उत्पादन में 10% की गिरावट दर्ज हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के मरीजों के औद्योगिक उत्पादन की तुलना में इस महामारी से पहले के महीनों के उत्पादन में करना उचित नहीं होगा। हालांकि अगर हम मासिक आधार पर देखें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सुधार हुआ है। अप्रैल में यह सूचकांक 53.6 था। यह बढ़कर मई में 89.5 हो गया और जून में यह आंकड़ा 107.8 पर पहुंच गया। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के चलते मार्च 2020 के अंत के बाद से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कई संयंत्रों का संचालन रुका हुआ था।
इन नियंत्रणों के कारण लॉकडाउन की अवधि में इन उद्योगों का उत्पादन प्रभावित हुआ था। इसके बाद नियंत्रण हटाए जाने के बाद औद्योगिक गतिविधि अब फिर शुरू हो गई है। 74वें स्वतंत्रता दिवस आयोजन के संदर्भ में आज हम आपके लिए शहरी विकास संबंधी कई योजनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर जीवन यापन को बेहतर बनाने की कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और शहरों में सबके लिए आवास योजना शुरू की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाएं न केवल देश के शहरी परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। वहीं अमृत योजना का उद्देश्य जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जल निकासी नेटवर्क और परिवहन प्रणाली में सुधार लाना है। 2015 से लागू की गई स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लद्दाख को कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्बनिक विकास अभियान चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य किसानों के स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। करगिल में मिंजी में एक प्रगतिशील किसान मेहदी सलाहुद्दीन ने अपने फल उद्यान में पहली बार अंगूर की कश्मीरी प्रजाति सैबी के साथ 5 अन्य किस्मों की सफलतापूर्वक खेती की। इनमें एक प्रजाति ईरान की भी शामिल थी। आकाशवाणी से बातचीत में मेहदी ने बताया कि उसे सैबी की पहली फसल मिल गई है। अधिक पैदावार के साथ ये अंगूर स्वादिष्ट भी अधिक हैं। उन्होंने बताया कि ईरान के बीज रहित प्रजातियां करगिल में बेहतर पैदावार दे रही हैं। मेहदी ने सरकार से अनुरोध किया है कि वो करगिल में खुबानी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना करें। उनका कहना है कि इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि खुबानी की अत्यधिक मीठी 150 से अधिक किस्में करगिल के गारगाडो क्षेत्र में पाई जाती हैं। मणिपुर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के मुद्दे पर हराने में विफल रहने के बाद विपक्षी कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा धक्का लगा जब पार्टी टिकट पर चुनाव जीतकर आए 5 विधायकों ने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ओ इबोबी का भतीजा भी शामिल है। इन विधायकों ने कल अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए थे। विधानसभा सचिवालय ने आज तीसरे पहर अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस्तीफों के कारण इन विधायकों से संबंधित विधानसभा की सीटें तत्काल प्रभाव से खाली हो गई हैं। सरकार ने आज अंग्रेजी दैनिक की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना ने 15 जून को गलवान घाटी में संघर्ष की औपचारिक जांच की थी और उसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना ने ऐसी कोई जांच नहीं कराई और न ही इसके लिए आदेश दिया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सप्ताह भर तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। श्री शेखावत ने इस अवसर पर निःशुल्क आईवीआर आधारित टेलीफोन नंबर डायल कर इस अकादमी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आईवीआर प्रणाली पर आधारित ओडीएफ प्लस पाठ्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल कर रख दी है और ये स्वच्छता के जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को देश के सभी राज्यों, जिलों और गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे स्वच्छाग्रहियों, एनजीओ और अभियान के दूसरे चरण के अन्य साझेदारों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री ने इस अवसर पर कुछ स्वच्छाग्रहियों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और राज्य के अधिकारियों से बातचीत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दादी बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है।
जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का आज दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण 70 वर्षीय शायर का इंदौर के श्री अरबिंदो आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार चल रहा था। एक श्रद्धांजलि। राहत इंदौरी को कल कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज सुबह खुद राहत साहब ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया था कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को अपना अपडेट देते रहेंगे और उनके निधन की खबर भी सोशल मीडिया से ही आई। अपने लगभग 50 साल के करियर के दौरान राहत साहब ने मुन्ना भाई MBBS, फरीब, घातक और इश्क जैसी अनेक हिट फिल्मों के गीत लिखे हैं। राहत इंदौरी ने अपनी स्कूली शिक्षा इंदौर के नूतन स्कूल से और स्नातक की पढ़ाई इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से की थी। 1975 में उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA और 1985 में भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में ही PhD की उपाधि प्राप्त की थी। राहत साहब ने बचपन में गरीबी का सामना किया था, इसलिए उनके शब्दों में लोग जीवन की सच्चाई देख सकते थे। राहत साहब की सुप्रसिद्ध पंक्तियां आज उन पर सटीक बैठती हैं। कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी सीवान और मधेपुरा के नए क्षेत्रों तक आ गया है। राज्य के 16 जिलों के लगभग 1240 पंचायत क्षेत्रों में 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के राजमार्ग चट्टाने खिसकने से बंद हो गए हैं। राज्य में भारी वर्षा से हुई दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान लगभग 27 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में कल आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिसमें 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद शाम या रात को सामान्य रूप से बादल छा सकते हैं। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 18 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम या रात तक सामान्य रूप से बादल छाने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज या आंधी के साथ बरसात होने की संभावना है। चंडीगढ़ में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देहरादून में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। शहर में आमतौर पर 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद में तापमान 23 से 30 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। रुक रुक कर बारिश के साथ शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 225 अंक बढ़कर 38,407 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 52 अंक बढ़कर 11,323 पर बंद हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने को कहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% के करीब हुई। रक्षा खरीद परिषद ने वायुसेना के लिए 106 बुनियादी प्रशिक्षु विमानों सहित 87 अरब 22 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी है। जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन। और रूस कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बना है। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।